नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 9 जनवरी 2023 है। हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे curiously@gmail.com पर लिख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी YouTube चैनल पर दोस्तों हमने सेल्फ डेवलपमेंट की जो सीरीज़ हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी वाई से, कि वाई यू वांट टू बिकम एन IAS। ये एक बहुत ही डीप लेवल का डिस्कशन रहा हमारा, और इसमें हमने बहुत ही डीप लेवल की डिस्कशन की थी कि जो वाई वाले रीजंस होते हैं, हमारे आंसर्स होते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं। और अब जो सीरीज़ चल रही हैं, इट इज़ अबाउट फोकस। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे और 3rd लेक्चर में अलग अलग प्रकार के फोकस को देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को देखेंगे, थियरीज़ को समझेंगे, और धीरे धीरे इस सीरीज़ में हम कंसंट्रेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो डू चेक दिस टू प्लेलिस्ट, राइट। ये हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं चमोली, और चमोली के नज़दीक हैं जोशी मठ। ये जोशी मठ जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। द सिंकिंग टाउन भी इसको कहा जाता है, और पायोनियर का एक आर्टिकल है, इसका नाम है दैट सिंकिंग फीलिंग, राइट। तो ये जो जोशी मठ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये बद्रीनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहिब जाने के लिए, और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन है, जो बर्फ़ में ऐसे स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग एक प्रकार की जो स्केटबोर्ड होता है उस प्रकार का होता है, लेकिन क्योंकि बर्फ़ पर है तो इसमें व्हील्स नहीं होते हैं ऑफकोर्स। तो जो स्कीइंग का स्पोर्ट है, तो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है हमारे देश में, ओली। तो ओली जाने का रास्ता भी जोशी मठ से ही होता है। अब ये सिंकिंग इसलिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर देखिए ये बड़ी बड़ी क्रैक्स हर एक बिल्डिंग में नज़र आ रही है। यहाँ पर दीवारों पर भी हैं, घरों की सिचुएशन ऐसी है, ये क्रैक्स हैं। तो ऐसी क्रैक्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप होने लगी हैं, और अब ये नेशनल टॉपिक बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब के साथ, और इस कन्वर्सेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जोशी मठ को बचाने के लिए जो भी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो सारी की सारी मदद करने के लिए सरकार जो है वो तैयार है। प्रश्न अब ये उठता है, हमेशा हमारे देश में यही पैटर्न हमें देखने को मिलती है, हमेशा ये पैटर्न है, ये हमारा स्वभाव बन चुका है, ये हमारी एक बुरी आदत बन चुकी है कि हम लगभग सारी चीज़ों में रिएक्टिव होते हैं रादर देन बीइंग प्रोएक्टिव। इसमें डिफरेंस ये है कि एक चीज़ जो है, कोई प्रॉब्लम होने वाला है या हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो पहले से एडवांस में जो स्टेप लिए जा सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव का मतलब यह है कि एक बार डैमेज हो गया उसके बाद हम एक्टिव होकर स्टेप लेते हैं। लाइक नदियों का एग्जांपल ले लीजिए, कि नदियों का पोल्यूशन बढ़ने लगा, उसके बाद हम नदियों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं। हमने पहले से ऐसा नहीं सोचा कि नदियाँ पोल्यूट ना हो, उसके लिए क्या करें। देश में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम एक्सीडेंट को रोकने के लिए स्ट्रेटजीज निकाल रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पानी की बात हो, एयर पोल्यूशन की बात हो, पढ़ाई में, हेल्थ में, हर सेक्टर में, हर जगह पर हम रिएक्टिव ही रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होने लगा, उसके बाद अब ये नेशनल लेवल का टॉपिक बना है। एक मिश्रा कमेटी थी 1976 में, ये जो मिश्रा कमेटी है उसका रिपोर्ट आया था, और आज से आप पकड़ लीजिए 40 साल पहले, 40-50 साल पहले, 50 साल, लगभग 50 साल हो गए। 50 साल पहले मिश्रा कमेटी ने क्या कहा था कि रोड रिपेयर्स के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए
जो बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको यहाँ से हटाया ना जाए। यहाँ पर ब्लास्टिंग, जो डायनामाइट का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ों को ऐसा क्लियर किया जाता है, तो ऐसा यहाँ पर ना किया जाए। और यहाँ पर ये भी बताया गया था कि जो पेड़ हैं उनको छोटे बच्चों की तरह नर्चर किया जाए। अब जोशीमठ जो हैं वो एक एंशंट लैंडस्लाइड पर बसा हुआ या फिर लोकेटेड एक टाउन है, और यहाँ पर अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी होती रहती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ये सारी चीज़ें होती रही। 50 सालों से ये चीज़ें होती आई हैं। 50 साल पहले मिश्रा कमेटी ने ये वार्निंग दी थी, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ली। इस कमेटी का रिपोर्ट जो है इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। और आज जब ये प्रॉब्लम होने लगा, उस समय पर भी जो अथॉरिटीज़ थी अभी तक की, उस समय ये रिपोर्ट के बाद जितने भी लोग, पॉलिटिशियंस आप ले लीजिए, जितने भी अथॉरिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि लोकल लोग हैं, वो तो इस कमेटी के मेंबर्स को ऐसे अब्यूज़ करते थे, लोकल लोग। लेकिन आज यही लोकल लोग जो हैं इस कमेटी के बारे में कहते हैं कि नहीं, उस समय पर हमने जो किया वो गलत था, ये कमेटी ने जो कहा था वो सच हुआ। ऐसे तो बहुत सारे रिपोर्ट अलग अलग चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन इनको इग्नोर किया जाता है। और उसके बाद ये, जब भी यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद हम रिएक्शंस देना जो है वो स्टार्ट करते हैं और फायर फाइटिंग मोड पर फिर चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये जोशीमठ या फिर यहाँ की क्रैक्स नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे और अपने आप को बदल नहीं पा रहे। दैट इज ऑल्सो आवर बिग प्रॉब्लम। टेम नॉट लेम, द हिंदू का ये आर्टिकल है। जलीकट्टू, जैसे साउथ इंडिया में पोंगल त्योहार होता है, राइट, तो पोंगल के साथ साथ जलीकट्टू भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और जलीकट्टू जो है ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। ये जो बुल्स होते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। वैसे तो आज से 10-12 साल पुरानी फिल्म है, लेकिन आज भी साल में एक बार तो मैं वो फिल्म देखता ही हूँ। बहुत ही मज़ा आता है उस फिल्म को देखने में। और उस फिल्म में जो लास्ट एक चैलेंज होता है, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है। आई एम श्योर आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, आप रिलेट कर पाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो वो स्पेन का एक त्यौहार होता है, वहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। हमारे देश में तमिलनाडु में जलीकट्टू जो है वो भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। आज से कुछ 6-7 साल पहले एक चैनल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें जब मैंने जलीकट्टू के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आज से लगभग 2000 साल पहले की जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, तो उसमें भी जलीकट्टू की पेंटिंग्स हमें देखने को मिली है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल एक स्पोर्ट है। और 8 दिसंबर की बात है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, इसके 5 मेंबर्स ने अपना वर्डिक्ट जो है वो अभी रिजर्व्ड रखा है, क्योंकि जलीकट्टू जो है इसको अलाउ किया गया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग प्लीज जो है वो मीन्स एक प्रकार की पिटीशन फाइल की गई कि यहाँ पर ये जलीकट्टू को अलाउ क्यों किया गया। एनिमल्स को लेकर यहाँ पर एनिमल्स के राइट्स के बारे में बात हो रही है कि एनिमल्स पर क्रूअल्टी हो रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। अब कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट आने वाले समय में देने वाली हैं, और बताया जाता है कि जो इस साल का ये जलीकट्टू स्टार्ट होगा उससे पहले ही ये जजमेंट जो है वो शायद आ जाएगा। और जलीकट्टू जो है वो लगभग 4 महीनों के लिए तमिलनाडु के अलग अलग पार्ट्स में, गाँव में पर्टिकुलरली चलता रहता है। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो है, तो यहाँ पर एक लीगल सैंक्शन दिया गया जलीकट्टू को। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर एक बैन लगाया था। और फिर 2016 में जब जयललिता जो हैं उनका निधन हुआ, उसके बाद फिर से डिमांड आई कि ये जो बैन है उसको हटाया जाए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो है एक सेंट्रल लॉ है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए और फिर जलीकट्टू जो है उसको एक परमिशन दी गई। लेकिन आज भी ये डिमांड हो रही है कि जलीकट्टू में जो एनिमल्स हैं उसके साथ क्रूअल्टी हो रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे अलग अलग त्यौहार आप देखेंगे जिसमें एनिमल्स जो हैं
वो जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स के साथ ऐसी क्रूअल्टी होती है। दूसरी तरफ दिमाग में ये भी चीज़ पैदा होती है कि हमारे देश में अगर हम इन जनरली देखें, एनिमल्स की बात करें, राइट, तो देखिए सबसे ज़्यादा जिनको इग्नोर किया जाता है तो दैट इज़ बर्ड्स। आप पूछेंगे कैसे? हमारी जो कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक्स हैं, उसमें जो बड़े बड़े हॉर्न्स हैं, ये जो हम टीटी, पूरा दिन स्टार्ट होता है हमारे देश में, सुबह से स्टार्ट हो जाता है तो रात तक सबसे ज़्यादा हॉर्न्स मुझे लगता है हमारे देश में ही बजाए जाते हैं। तो ये जो हॉर्न्स हैं, इनकी जो आवाज़ है उसकी इम्पैक्ट भी बर्ड्स पर होती है। तो साउंड पोल्यूशन हमारे देश में खास करके अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इम्पैक्ट बर्ड्स पर क्या होती है, कितनी क्रूअल्टी होगी उन पर, इसके बारे में कोई ऐसी ख़ास स्टडीज़ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। फिर हम अगर गाय की बात करें, डॉग्स की बात करें, राइट, तो इनकी हालत क्या है आप देखिए। हमारे बड़े बड़े शहरों में हर जगह पर भी सी स्ट्रीट डॉग्स, काउज, राइट। तो एक तरफ हम किसी ट्रेडिशनल त्योहार का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ एनिमल्स जो हैं वो हमारे ही इर्द गिर्द होते हैं और उनकी हालत क्या है। तो ये जो आयरनी है ये नहीं होनी चाहिए। या तो हम सारे एनिमल्स की अच्छी देखभाल करें, राइट, या फिर ये नाटक जो है, ढोंग जो है वो बंद कर दें। तो कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, राइट, लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर आप उनको बंद करवाने की बात करेंगे तो लोगों को पसंद डेफिनेटली नहीं आएगा। और एनिमल्स और इनका इतना ही ख्याल हम रख रहे हैं तो फिर बर्ड्स, डॉग्स, काव्स और इसके अलावा भी बहुत सारे वीनों के, अब आप जंगल में जो सफारी के लिए लोग जाते हैं, टाइगर देखने के लिए जाते हैं, शेर देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक अगर टाइगर आपको दिख गया, लायन दिख गया, तो फिर कितनी सारी कार्स वहाँ पर हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथी जो हैं तो उनके रेलवे के साथ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ट्रेन्स के साथ, तो ऐसा बहुत सारे, मीन्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन, कितने सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। एंड एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक गांधी जी ने ही ये बात बताई थी कि अगर आपको किसी समाज को देखना है, किसी सोसाइटी को अगर स्केल करना है, नापना है, तो आप वहाँ पर एनिमल्स के साथ किस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है उसको आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये बात बहुत सच है। गिग जॉब्स, ग्रीन जॉब्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक लंबा आर्टिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। परमेश्वरन अय्यर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। परमेश्वरन अय्यर साहब जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं, और उससे पहले वो जो सैनिटेशन मंत्रालय हैं तो उनके सेक्रेटरी भी थे। तो परमेश्वरन अय्यर साहब जो हैं वो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली भारत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दुनिया जो है वो इकोनॉमिक टर्बुलेंस को फेस कर रही है, एक तो कोविड की वजह से, उसके बाद ये यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इसकी वजह से जियोपॉलिटिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। आईएमएफ का प्रोजेक्शन ये कहता है कि भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा इस साल। 6.8% से हमारा ग्रोथ होगा, यूएसए का 1.6%, चाइना का 3.2% से ग्रोथ होगा। और हमारे देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों जो हैं उसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ब्रिक्स नेशंस की बात करें, जैसे कि ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर ब्राज़ील में 14.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, साउथ अफ्रीका में 36.6% है इन 2020-2021। लेकिन इंडिया ने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा एम्प्लॉयमेंट जो चैलेंज है, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमारे जो टाउन्स है, सिटीज़ हैं, तो इसमें मैसिव माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरिया की तरफ। जो पलायन हो रहा है लोगों का वो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम कैपिटल और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट होती हैं। 63 मिलियन एमएसएमईज जो हैं वो हमारे देश में, और हमारी जीडीपी का 30% एमएसएमई से आता है। 45% जितना हम एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और 111
मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का काम करता है और पूरी वैल्यू चेन में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारे देश में 2022 में ही 21 नई यूनिकॉर्न्स यानी कि एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट कैपिटल जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, तो इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो चाइना जो सेकंड नंबर का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो उससे 3 गुना ज़्यादा हमारे देश में 2022 में यूनिकॉर्न्स हुई और हमारे देश में लगभग 111 या फिर ऐसी कुछ 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं हमारे देश में और टोटल इनकी वैल्यूएशन 340 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो हम नंबर 3 पोजीशन पर हैं और बहुत सारी डायरेक्ट जॉब्स भी 8.6 लाख डायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो ये यूनिकॉर्न्स ने जनरेट की हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहता है कि 8% जितना डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में है, दुनिया का 8% जो है वो भारत में है और डिजिटाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे देश में एक्सपांड हो रहा है। हमारे देश में 1.2 बिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं और इसमें से 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। पर कैपिटा पर पर्सन मोबाइल डेटा कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में कंज्यूम होता है डेटा और 2012 से 2022 के बीच में मोबाइल डेटा ट्रैफिक जो है वो 10.5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। 2% था, उससे 21% हो चुका है। डिजिटल पेमेंट्स भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन की वजह से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नए बिजनेस मॉडल्स भी हमारे देश में काफ़ी जनरेट हुए हैं। आई एम श्योर आपके पास भी इसको लेकर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है ऑन इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जो ट्रेडिशनल ऐसा था कि आप किसी एक कंपनी के लिए जॉब करेंगे। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, जो ग्राफिक्स बनाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो ऐसे थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, तो ऐसे जो जस्ट ये एक छोटा सा यही एक एग्जांपल है, राइट। ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये गिग इकोनॉमी अब स्टार्ट हो चुकी है, गिग जॉब्स स्टार्ट हो चुकी हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो पहला ऐसा था कि किसी एक कंपनी के लिए सैलरी में काम करते थे। अब क्या हो रहा है कि वो एक साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो एक कंपनी के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, दूसरी कंपनी के लिए, तीसरी कंपनी के लिए, तो ऐसी 3-4 अलग अलग जगहों पर फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं कि उनको अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम मिल रहा है। वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगी है हमारे देश में और पूरी दुनिया में। गिग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, राइट। तो जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप अपनी जो स्किल्स हैं वो एज ए सर्विस के तौर पर प्रोवाइड करते हैं और बदले में आपको पैसे मिलते हैं। और ये एक्सपांड होने वाली बाय 2030 ये 23.5 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो गिग प्लेटफॉर्म पर, गिग इकोनॉमी और गिग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होंगे। डिजिटलाइजेशन की वजह से जॉब सर्च एफिशिएंसी और जॉब सीकर की इंटेंसिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और ग्रोथ की अगर बात करें तो आज का ग्रोथ जो है वो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वही हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और अभी हम बात कर रहे थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इसकी डिटेल्स मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर की है, तो उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली हम एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। और ये जो IMF की 2021 की स्टडी है वो ये कहती है कि अगर ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए तो इकोनॉमिक ये 2 से लेकर 7 टाइम्स बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हो सकता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो यही चीज़ है, राइट। इसी दिशा में आगे भारत जो है वो बढ़ रहा है और इसी दिशा में सरकार जो है वो भारत को आगे ले जाना चाहती है। ड्राइविंग टू डिस्पेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स हमारे देश में हैं और हर साल 4.1 लाख जितने डॉक्यूमेंटेड रोड एक्सीडेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं और इसमें 1.5 लाख जितने लोगों की, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है हमारे देश में। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको सीवियर इंजरीज भी होती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। हर एक व्यक्ति के पास एक्सीडेंट को लेकर कुछ ना कुछ कहानियां होती ही हैं। मेरे ही जीवन की बात करूं तो 22 दिसंबर 2022
आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं अहमदाबाद से राजकोट आ रहा था। हमारी फ़्लाइट जो है वो शाम को अहमदाबाद लैंड हुई कुछ 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास। और फिर हम अहमदाबाद से हमने एक कैब जो है वो बुक करवाई थी, तो आई वॉज कमिंग विद माई फैमिली। और बीच में एक जगह है जिसको कहते हैं चोटीला, एक बहुत ही फेमस जगह है गुजरात में। तो वहाँ पर हम रात को ऐसे ट्रैवल कर रहे थे और मैं एक जगह पर पहुंचा। दिस इज अ रियल थिंग, राइट? 22 दिसंबर की बात है, 2022, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो ये जो जगह है, मीन्स हाईवे पर हम ट्रैवल कर रहे थे और एक जगह पर मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक ट्रक था और ट्रक के पीछे एक पैसेंजर कार जो है वो उसके साथ टकरा गई थी। एंड वी वर द फर्स्ट वन। हमारी मीन्स वो एक्सीडेंट जो है वो अभी 10-15 सेकंड पहले ही हुआ होगा। हमने देखा नहीं वो कि कैसे हुआ, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वी वर द फर्स्ट पीपल टू रीच देयर। और फिर वहाँ पर मैंने देखा कि आगे बैठा हुआ जो व्यक्ति था उसकी तो मृत्यु हो ही गई थी। एक बड़ी सी पैसेंजर जो तूफान कंपनी की एक कार, तूफान उस कार का नाम है, आई थिंक फोर्स कंपनी की वो कार है, फोर्स तूफान। लंबी कार आती है, आई एम श्योर आपने देखी होगी वो कार, लंबी जीप जैसी कार होती है। तो उसमें जो पैसेंजर साइड बैठा हुआ व्यक्ति था वो तो मर ही गया था। उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे। और फिर जो कैब का ड्राइवर था उसने और मैंने मिलकर कुछ लोगों को बाहर भी निकाला और उस समय पर बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर दूसरे लोग भी मदद में आ गए। और फिर मैंने जो एम्बुलेंस है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस, उसको कॉल किया और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े। और वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन था, वो वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था। तो ऑफकोर्स पुलिस वालों को भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको ये चीज़ बताई और फिर वो पुलिस की टीम्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गई। तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ऑफ कोर्स हम हमारे रास्ते पर चले गए। हमसे जो भी हो सकता था वो हमने उस समय पर किया। तो इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज जो हैं वो हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। और जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो देखे होंगे। तो हर जगह पर ऐसा हो रहा है। हमारा एक फेमस क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ, जो अंजलि सिंह है, उसका केस भी हमने डिस्कस किया था। 12 किलोमीटर तक वो कार के नीचे, बलेनों के नीचे जो हैं वो फंस गई थी। उनकी बेसिकली डेड बॉडी को लेकर ये लोग जो हैं वो पूरे शहर में घूम रहे थे। वी टॉक्ड अबाउट दैट थिंग, इजंट इट? पोर्ट होल्स की वजह से और अंधेरे की वजह से, ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे देश में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और NHA और दूसरे जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारा जिस प्रकार से चल रहा है, बड़े बड़े हाईवेज जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ऐसे रोड बना दिया और लोग जो हैं उसको यूज़ करने लगे। कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि रात को ये अनमार्क्ड रोड्स जो हैं वो कितने डेंजरस बन जाते हैं। और अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन है, कितने सारे पोर्ट होल्स। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि आतंकवादी जितने लोगों को नहीं मारते हमारे देश में, उससे ज़्यादा तो पोर्ट होल्स की वजह से मृत्यु हो रही है। तो हमारे देश में आतंकवाद से बड़ा प्रॉब्लम तो पोर्ट होल्स है। और जब भी ऑफिशियल रिकॉर्ड आता है तो ओवर स्पीडिंग की बात होती है, डेंजरस ड्राइविंग की बात होती है। यस, ये भी रीजंस हैं, ओवर स्पीडिंग, डेंजरस ड्राइविंग। लेकिन लोग सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट्स नहीं पहन रहे हैं और अनमार्क्ड रोड हैं, राइट? ये सारे कितने सारे इश्यूज इसमें एक साथ हैं। और 1.5 लाख लोग, मीन्स कोविड या फिर दूसरी बीमारियों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है। और एक तरफ लोगों का ये भी एटीट्यूड हो गया है कि लोग जो हैं वो मदद के लिए खड़े नहीं रहते। वो ये सोचते हैं कि अगर वो किसी की मदद करेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, ये वो एक्सेट्रा। तो ये भी एक इश्यू है। हॉस्पिटल्स में वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ लोगों को हर बार नहीं मिलती हैं। तो वी नीड ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कि लोगों के साथ मिलकर हम सिटीजन्स को और ज़्यादा सेफ बनाएं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे रोड्स जो हैं उनको हमें सेफ बनाना होगा। बड़े रोड से कुछ नहीं होगा, सेफ रोड से बहुत सारी चीज़ें होगी। लोगों की ड्राइविंग की जो हैबिट है उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ जगह पर अगर लोग साइड में जा रहे हैं कार में तो वो इंडिकेटर देंगे
लेफ्ट साइड का, ताकि लोगों को पता चले कि ये कार जो है वो लेफ्ट साइड कहीं पर रुकना चाहती है। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि वो राइट साइड का इंडिकेटर देंगे और इसका मतलब ये बनता है कि आप हमारे आगे निकल जाइए। मीन्स ये कहाँ का लॉजिक है? वी नीड स्टैंडर्डाइजेशन इन दिस ऑल थिंग्स। हाईवेज पर जा रहे हैं, सामने डिवाइडर के बीच में कुछ नहीं है, ऐसे ही खुले डिवाइडर्स हैं, फुल लाइट में लोग आ जा रहे हैं, यहाँ से भी फुल लाइट में जा रहे हैं, यहाँ से भी फुल लाइट में जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अगर कम करना है तो उसके लिए समय कम लगना चाहिए। समय कम के लिए अच्छे रोड्स चाहिए, और सिर्फ अच्छे रोड नहीं, अच्छे रोड यूजर्स चाहिए। डू इट एट होम टू, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अभी ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन आया है कि फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं तो उनके कैंपसेस को यहाँ पर सेटअप किया जाए। एक स्नेल पेस से ये काम जो है वो चल रहा है। 1995 में राज्यसभा में ये बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस समय से ही हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। और आजकल तो ये ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अलग अलग शहरों में देखेंगे तो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन पोलैंड, स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन यूएसए एक्सेट्रा। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं। और ये जो बिल है, ड्राफ्ट जो रेगुलेशन है बेसिकली, तो इसमें बिल नहीं है, रेगुलेशन है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशंस शुड अरेंज फॉर एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो इंस्टीट्यूशन, लेट्स से कि ऑक्सफोर्ड यहाँ पर आना चाहती है तो ऑक्सफोर्ड को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सेटअप करना होगा। चाइना और गल्फ देशों में वहाँ की सरकारें जो हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया ताकि ये फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ सकें। फंड और पब्लिक वर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ज़मीन उनको दी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्काउंट दिया या फिर मदद की ताकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप हो जाए। और यूनिवर्सिटी कहीं पर सेटअप होती हैं, खास करके ये पुरानी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जब हमारे देश में आएगी तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी कंपटीशन मिलेगी, उनका भी लेवल इंक्रीज़ होगा। हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो उतने खर्च एक्सपेंसिव होगी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेस अगर यहाँ पर है, लेकिन फॉरेन जाने से तो कम एक्सपेंसिव होगी। और एक प्रॉपर हमें उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस में प्रॉपर ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। कि अगर आप फिर ये कहेंगे कि जो फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते, तो फिर वो नहीं आएंगे। मीन्स एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन और प्रॉफिट की जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत चीज़ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो सेवा के तौर पर ही होने चाहिए, मीन्स मुफ्त ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ, वो एक लोगों को लूट रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर एक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेजिट तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे बदलाव की ज़रूरत है, स्वतंत्रता देने की ज़रूरत है। वो डिसाइड करें कि कोर्स कैसा होगा, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सर्विस की कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ हमारी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें भी एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जो नई नई चीज़ें हम फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं तो यही स्वतंत्रता हमारी लोकल इंस्टीट्यूशंस को दी जाए। दूसरा एक आर्टिकल ट्रिब्यून का है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कैंपस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ए बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि कॉलेज का कैंपस, यूनिवर्सिटी का कैंपस इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग, नहीं, इट्स अबाउट ए कल्चर एज वेल। कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ जो हैं उनको नरिश किया जा रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको ऑफर किया जा रहा है। ये सिर्फ फिजिकल चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एज ए स्टूडेंट या फिर टीचर्स जो हैं उनके दिमाग कितने खुले हुए हैं, और इसकी इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लोकल यूनिवर्सिटीज़ पर भी आएगी। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं तो इसमें जो इनइक्वालिटी हमें नज़र आती है कि फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे कैंपसेस होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के इतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट जो है वो खास करके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वैकेंसीज, डिलेड सैलरीज, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स के लिए इतना कोई फंड नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें फिक्स करनी होगी।
हम नए इंस्टीट्यूशंस को अनाउंस करें उससे अच्छा है कि पहले हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ग्लोबल लेवल तक ले जाए. And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. We do support Mission Life. आप भी इसको support कर सकते हैं. And do check out the videos जो जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, राइट. फोकस का जो वीडियो है वो देखिएगा. वीडियोस इनफैक्ट 2 वीडियोस आ चुके हैं, और वाई वाले वीडियोस जो हैं वो भी नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद.